बात हो रही है एग्जिट पोल के नंबर्स के ऊपर, जिस पर विपक्ष को बिल्कुल एतबार नहीं है, नहीं होना चाहिए उनको। वो क्यों मान लेंगे कि हम हार गए, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब एग्जिट पोल गलत है, एक दिशा में बताए जा रहे हैं। मोदी ने जो कह दिया वो एग्जिट पोल ने दिखा दिया है, सब उसकी हम लोग चर्चा की। उनका नंबर 295, ये भी हमने बात कर ली। भाई कहाँ लगता है बीजेपी को ज्यादा नंबर दिख रहा है, यहाँ कम होना चाहिए, कांग्रेस को यहाँ इतना दिखाया, इससे ज्यादा नंबर आ सकता है। वो सारी चर्चाएं भी हम आपके सामने कर रहे हैं लगातार। एक खबर इस बीच में छूट गई थी, अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल साहब को आज 3 बजे उनको तिहाड़ जेल जाना है। उससे पहले वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे, राजघाट जाएंगे, फिर वहां से वो हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, फिर वहां से वो पार्टी के दफ्तर जाएंगे और उसके बाद फिर वो सरेंडर करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा मेरी चिंता मत करना, आप लोग स्वस्थ और खुश हैं तो मैं भी खुश रहूंगा। तो लेकिन उनकी मियाद जो थी वो अभी तक के लिए थी। उन्होंने एक कोशिश बीच में की थी कि मैं गंभीर रूप से मुझे कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो शायद, भगवान ना करे, उसके लिए कुछ टेस्ट कराने हैं, उसके लिए 7 दिन की मोहलत उन्होंने मांगी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया। फिर उन्होंने रेगुलर बेल लगाई। अब उस बिल पर जब सुनवाई होगी तब उनको पता चलेगा। फिलहाल उनको आज तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी, खबर के साथ साथ जरा हम दिल्ली पंजाब की बात कर लें। पंजाब और दिल्ली में काफी बातें होनी थी, जैसे कि पंजाब में 6 से 7 सीटें हमारे सर्वे में जो है वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दी। आपने शायद एक चांदनी चौक की सीट पर कॉन्टेस्ट बताया कि बीजेपी ये निकाल सकती है। अगर आप पंजाब की बात करेंगे, हाँ, पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को आपने नंबर 1 पार्टी बताया था, कांग्रेस पार्टी। इससे आप वाले नाराज हो गए आपसे। अब ये आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? वही नाराजगी का दौर अभी चलता रहेगा 4 तारीख तक कम से कम। जरूरी है वो भी कि हमें भी सीखने को मिलता है कि नाराज हुए तो क्यों हुए, है ना। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरविंद केजरीवाल सस्टेन करेगी। केजरीवाल जी का पूरा ग्राफ आपने कहां पहुंचाया? पंजाब में कितनी 2 से 4 सीटें दी है शायद आपने? हाँ, 3 सीटें पे उनका आधार दिख रहा है, तो रेंज में 2 से 4 हमें 3 सीटें पंजाब। लेकिन मेनली वहां पंजाब में हो क्या रहा है, जो उनका अपना गढ़ है, मालवा रीजन जहां पे गढ़ है, वहां पे उन्होंने कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए नहीं। तो पहली बात वो है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जहां जहां उनका आधार है वहां पे कांग्रेस बेहतर कर रही है। तो उनका जो कांग्रेस का जो पहले से गढ़ था दोआबा वाले रीजन में, वहां पे कांग्रेस अच्छा कर रही है। बीजेपी का जो अपना गढ़ है वहां पे गुरदासपुर हो या उसके बाद अमृतसर नहीं जीत रहे, अमृतसर नहीं जीत रहे बीजेपी, वहां पे मुश्किल है बीजेपी के लिए। लेकिन एडिशनल जो हम लोग बात करें, लुधियाना वाली सीट की जो बात करें, उस पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, हमें केजरीवाल जी इन टोटल कहां तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं नंबरों में? 3 सीट में आपकी पंजाब की मान लेता हूं, दिल्ली में चांदनी चौक की सीट तो कांग्रेस लड़ रही है 1 से 3 मैंने प्रकाश अग्रवाल। हाँ, तो 3 सीट पंजाब में आप मान रहे हैं आ सकती है उनको। गुजरात में वो लड़ रहे हैं, वहां कोई सीट नहीं। गुजरात, हरियाणा की एक सीट, हरियाणा नहीं, कोई सीट, हरियाणा वाली सीट कोई नहीं। तो आसाम की भी नहीं, गुजरात की भी नहीं। गुजरात में 2 लड़ रही है। मैक्सिमम मैं पोल की बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल 3 सांसदों वाले व्यक्ति हो सकते हैं लोकसभा में। 2 से 4 जो है वही है, उससे पहले कुछ नहीं था जो उनके पास। राहुल जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, अब भावेश का ये सर्वे है, नेचुरली उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर एक तो कांग्रेस जो है ना वो बहुत टूटी हुई है। कांग्रेस के पास उस तरह के ना तो नेता बचे हैं। देखिए, उनको चन्नी जो हैं, उनके एक्स सीएम है, उनको उतारना पड़ा है। उनको मैं उनके बाकी कैंडिडेट्स भी अगर देखूं तो बहुत ऐसा कोई खास मुझे ऐसा कैंडिडेट दिखता नहीं है जो कि सच में जीत जाएगा। और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनमें एक आध तो बीजेपी में चले गए हुए हैं। तो उस तरह से अगर मैं देखूं पंजाब को, तो मुझे लगता नहीं कि पंजाब में कांग्रेस उतना जो है प्रभाव। पंजाब में सीट स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट ज्यादा है। सीट स्पेसिफिक। तो और दूसरा ये भी बात है, देखिए वहां पर एक बड़ा, आप जैसे खंडूर साहिब है, अब वहां पे इतना मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। वहां पे एक ऐसा जो है कैंडिडेट है जो कि मतलब हम उसे कहें एंटी नेशनल, जिसे हम कहें कि उस तरह का है कि जेल हो गया है, उसके बाद चुनाव लड़ रहा है। तो उस तरह की जो समीकरण वहां पे बन रहे हैं, मुझे लगता है आप एक ऐसी पार्टी है जिसको लेकर वहां पर मुझे ऐसा दिखता है कि समीकरण उसके फेवर में बहुत ज्यादा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के। देखिए, एक तो जो पूरा आंदोलन हुआ था किसानों का, उसमें आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई नेगेटिव पॉजिटिव रोल मुझे दिखाई नहीं। पॉजिटिव तो फिर भी उनके लिए जो आंदोलन कर रहे थे फिर भी था, लेकिन नेगेटिव रोल ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा आपको कि मुझे कांग्रेस डिवाइडेड वहां दिखाई देती है। मुझे अकाली दल और बीजेपी के जो गठबंधन नहीं हो पाया उसका असर वहां पे दिखाई देता है।
तो इस तरह से अगर मैं उस चीज को देखूं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करेगी रादर देन कोई और पार्टी। नहीं, ओपिनियन पोल जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ आपका दिख रहा था, ओपिनियन पोल के टाइम में दिख रहा था। तो उसकी वजह ये थी, जो ये जो रिजर्वेशन वाला इशू है, कल भी मैंने इस बात को बोला था कि जो एक दलित सेक्शन में जो थोड़ा बहुत असर था, तो उसमें ये था कि पंजाब को, जहाँ पे दलित बहुत ज्यादा है पंजाब में, वहाँ पे कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। देखिए, हम जहाँ तक पंजाब की आपकी इतनी बात बात है तो इसलिए भी आपके कर रहे खिलाफ हैं। एंटी इनकम्बेंसी अच्छा खासा बन गया वहाँ पे, तो ये चीजें मान के हम चलिए। पंजाब की बात इतनी ज्यादा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पंजाब से कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी पिछली बार, 52 में से 8 यहां से थी और 15 केरल से थी। तो केरल और पंजाब अगर हिलता है कांग्रेस के लिए तो उसको बहुत डेंट पहुंचता है, चोट पहुंचती है, इसलिए पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशल है। तो ये सर्वे आप वाला शायद उनको अच्छा लगा हो कि आपने उनको नंबर 1 पार्टी बनाया हुआ है। अभी भी समीर जी कुछ बोल रहे थे। देखिए, मेरे को लगता है सर, जिस हिसाब से विधानसभा के परिणाम आए थे पंजाब के, जिस हिसाब से आंधी चली थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि 13 में से कम 10, 11, 12 सीटें वो जीत सकते हैं, और इसलिए गठबंधन कांग्रेस के साथ किया नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर ये प्रदर्शन बता रहा है तो ये 2014 से भी बुरा प्रदर्शन है। 2014 में तो 4 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी, वहां पर 19 में 3 सीटें हार गई, सिर्फ संगरूर की सीट जीती थी, वो भी उपचुनाव में हार गई थी संगरूर की सीट। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वहां हमेशा ग्राउंड रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव से अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बहुत बुरा प्रदर्शन है, जो बताता है कि सीधे सीधे भगवंत मान के खिलाफ वोट जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वहां सरकार चलाई है, इसकी जिम्मेदारी तो भगवंत मान को लेना पड़ेगी अगर वहां पर कांग्रेस 11 सीटें जीतती है। और वैसे भी अगर पंजाब में देखेंगे तो कांग्रेस का हमेशा से ग्राउंड रहा है, वोट बैंक हमेशा रहा है। भले ही अमरिंदर सिंह पार्टी में रहे चाहे नहीं रहे, अमरिंदर सिंह जाने के बाद ही बहुत पार्टी को फर्क पड़ा नहीं। चन्नी लड़ रहे हैं, हालांकि अमरिंदर सिंह की वाइफ पटियाला से लड़ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। बिट्टू चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली का गठबंधन रहता तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा जरूर मिलता, अकाली को भी मिलता। भारतीय जनता पार्टी अकेले की दम पर बहुत ज्यादा सीटें जीते, मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि गुरदासपुर और होशियारपुर 2 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने की पूरी संभावना है। आपके सर्वे में जो अकालीज ने बीजेपी से गठबंधन क्यों नहीं किया, बड़ी ये सिग्निफिकेंट चीज है। अकालीज ने बीजेपी से गठबंधन इसलिए नहीं किया, उसे लगता था कि ये किसानों का आंदोलन उसे भी ले डूबेगा अगर वो बीजेपी के साथ। ऑलराइट, ठीक है सर। अब जरा पंजाब की काफी बात हमने कर ली। 2 स्टेट जहां आपने बीजेपी को बम्पर नंबर दिए, वो उस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, एक उड़ीसा और एक बंगाल। इन दोनों जगह में उड़ीसा तो आपने लगभग स्वीप करा दिया है। उड़ीसा में आप 17 सीट तक दे रहे हैं, 15 से 17 सीट 21 में से दे रहे हैं आप। पहले उड़ीसा ही समझा दीजिए, देखिए ऐसा क्या कर दिया वहां भाजपा ने? देखिए, उड़ीसा में जो विक्ट्री मार्जिन था पिछली बार भी, बीजेडी कांग्रेस के जो बीजू पटनायक की पार्टी जो है उनके और बीजेपी के जो जितनी भी सीटें थी उनमें सब में विक्ट्री मार्जिन देखें लगभग 1 लाख के आसपास सब में था। तो जितनी सारी सीटें वो थी उसमें बीजेपी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट, अच्छा कैंडिडेट, बीजेडी के इस सीरीज पूरा कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे, वो सीटें जहां पे बीजेडी का स्ट्रांग है वहां भी उन्होंने कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। मसलन पूरी का वहां पे पिनाकी मिश्रा चुनाव लड़ते थे, उन सीटों पे भी कैंडिडेट अच्छे नहीं दे पाए। तो बीजेपी का ये जो शुरू तो पहले से जो पिछले 2019 में जो एक चल रहा था कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में वो, यहाँ पे उन्होंने उसको भी गेम से पलटने की कोशिश की और नवीन पटनायक पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की कि बरसों से यहाँ पे सरकार है उनकी और उनके डेवलपमेंट मॉडल पे हर चीज़ों पे वहाँ पे चोट करने की कोशिश की। तो लोगों में एक तरह का ये था कि नहीं, अब हो गए काफ़ी साल हो गए, तब एक मौका इनको देना चाहिए। विधानसभा में अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि विधानसभा में भी वही स्थिति है, लेकिन विधानसभा में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है वहाँ पे। लेकिन लोकसभा में जो क्लीन स्वीप यहाँ पे देख रहे 3-4 जो फैक्टर मैंने गिना, एक कैंडिडेट स्पेसिफिक, बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, जो विक्ट्री मार्जिन बहुत कम थी इसलिए उन सारे कैंडिडेट जो बीजेडी के जो सीट थे उस पर असर पड़ रहा है। दूसरा, बीजेपी जो जिस तरह का कैंपेन प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह ने वहां पे चला, उससे बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। एक चीज जो हम लोग यहाँ भी बात कर रहे थे, मुझे कल भी किसी ने, एक रिपोर्टर ने कहा कि ये बेरोजगारी, महंगाई वगैरह लोग बस सड़क पे ही बोलते हैं, इसका मतलब पोलिंग बूथ में जाके सब भूल जाते हैं। उनको मिले होंगे ऐसे लोग जो शिकायत कर रहे होंगे इस बात की। अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा तो है नहीं कि देश के अंदर हर आदमी जो है मोदी के पीछे लगा पड़ा है, मोदी के पीछे पीछे ही चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर वो उन लोगों का मत क्यों नहीं इसमें दिखाई देता? तो बहुत सारी सीटों में जो 4-4, 5-5 लाख वाली थी भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है वो मार्जिन डाउन आ सकते हैं? नहीं, ये हो सकता है और उसकी 2-3 वजहें होती हैं। एक तो ये कि ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग नाराज हुए होंगे, जैसे अब इसको कोई कहने की बात नहीं कि अगर पेपर लीक है और छात्र उस परीक्षा में बैठा है तो गुस्से में ही रहेगा, लेकिन क्या वो जाकर उस एक मुद्दे पर वोट बदल दे रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम होता है। महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो हर किसी को परेशान करती है। तो उससे आप पूछेंगे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है तो कहेगा बिल्कुल है, 100 रुपए का तेल है तो बिल्कुल गलत है। क्या वो वोट दे रहा है जाके? तो कहेगा नहीं, वोट तो हम वहीं जाके दे रहे हैं। कहां उसकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं? क्या
नरेंद्र मोदी के नाम पर वो जिन परेशानियों से जूझ रहा है अभी भी, उसमें उसको लगता है कि दूसरा वाला परेशानी दूर कर देगा। उसका जवाब नहीं में आता है। फिर कैंडिडेट आ जाता है। कैंडिडेट की वजह से कई जगह मार्जिन कम हो। मेरा यह मानना है कि कैंडिडेट की वजह से मार्जिन कम हो। तीसरी चीज आ जाती है 10 साल कोई भी एक सरकार, 10 साल वही सांसद, अगर वो दिख रहा है तो भैया एक तरह का चेहरा थोड़ा परेशान करता है, बोर करता है। तो वो फैक्टर, ये 3 फैक्टर होते हैं। लेकिन क्या ये तीनों फैक्टर, वो जो 2 लाख 3 लाख का मार्जिन है, क्या ये तीनों फैक्टर जो राम मंदिर 2 करोड़ लोग दर्शन करके चले आए हैं, क्या ये तीनों फैक्टर जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर जिले में हजार लोगों को प्रधानमंत्री गरीब आवास मिल गया है, क्या ये 3 फैक्टर जो उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला दे दिया, सबको मिलाकर अगर कहें तो ये सारी चीजें मिलाकर एक कॉम्बो बन जाता है, तो वो वाला थोड़ा माइनस आ जाता है, 70-30 का रेशियो बन जाता है। यही चुनाव का परिणाम आ जाता है। समीर जी, आप माफ कीजिएगा, संजीव जी, अब क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं। अगर ये एग्जिट पोल सही है, आपने तो आपकी ओपिनियन आ चुकी है ऑन रिकॉर्ड, आपको आप 4 तारीख का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एग्जिट पोल सही है तो मतलब फिर इसको एनालाइज कैसे करेंगे आप? मतलब इसका मतलब क्या, मोदी के लिए क्या मतलब है, अपोजिशन के लिए क्या मतलब है? अगर ये एग्जिट पोल सही है तो इसकी एनालिसिस में कोई भारी भरकम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी हमें लगता है कि मोदी सबसे लोकप्रिय हैं और सबसे बड़े नेता है, लेकिन मोदी के पक्ष में एक लहर चल रही थी, जैसे बात हुई है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं साइलेंट पे, तो एक लहर थी जो हम नहीं देख पाए, है ना, और बहुत सारी चीजें नहीं दिख पाती। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं ये जो एक प्रतिबद्धता बड़े वर्ग में है कि कुछ भी हो जाए, महंगाई हो जाए, मतलब मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं, अभी नहीं इस इलेक्शन में, लेकिन 2022 के यूपी इलेक्शन में, कि भूखे रह जाएंगे वोट तो मोदी को ही देंगे, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, है ना। तो वो जो प्रतिबद्धता है, जो उनकी आस्था का प्रश्न है, चाहे उनको लगता है इन्हीं के साथ एक ब्रॉडली हिंदू सुरक्षित है, या एक मतलब एक ठीक है हिंदू हृदय सम्राट वाला जो एंगल है विकास पुरुष के साथ, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो इतनी ओवर आर्चिंग एंड ओवर राइडिंग दूसरे सारे मुद्दों पे भारी पड़ती है कि आप उसका सही आकलन नहीं कर पाए, है ना। तो ये जो मैं शुरू से कहता हूं, 2014 में जैसे मोदी जी ने सबसे कम 2014 में किसी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था जो इस बार किया है, मतलब हिंदुत्व की कोई चर्चा नहीं थी, तो तब भी मैं कहता था भाई इनको हिंदुत्व की बोलने की क्या बात है, ये तो चलते फिरते हिंदुत्व है ना। तो ये गुजरात मॉडल, विकास, ये सब बात करेंगे, वो तो उनकी शख्सियत में या पर्सनालिटी में निहित है। वो जो आस्था का प्रश्न है या हिंदुत्व का मुद्दा है, वो तो उसके तो वो प्रतीक है, वैसे ही उनको बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कई बार हैरान होता हूं कि क्यों वो ऐसी बात कर देते हैं कभी कभी, जो कि कोई करने का औचित्य नहीं समझ में आता, लेकिन शायद उस समय थोड़ा। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में कि भाई मोदी की पर्सनालिटी को और बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता को और विपक्ष के प्रति जो रुझान दिख रहा है या एक एस्पिरेशन दिख रही है चेंज की, बदलाव की, उसका गलत आंकलन इस बात का परिणामों में दिखेगा। ये 4 जून को सर इस पर और बात करेंगे। बहुत शुक्रिया संजीव जी, समीर जी, राहुल जी, भावेश आपका, शोधन जी आपका।